नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। सबसे पहले देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत फिर बढ़ने लगी है। घाटी में आम नागरिकों पर लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार भी अब फुल एक्शन में आ गई है। आज इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में दोनों नेताओं के बीच वहां के मौजूदा हालात पर मंथन किया जाएगा और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नई रणनीति बनाने पर विचार हो सकता है। यही नहीं, मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 5 और कंपनियों को भेजने का फैसला किया है। इनकी तैनाती 1 हफ्ते में हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में आतंकियों ने श्रीनगर में 2 लोगों की हत्या कर दी। सोमवार को आतंकियों ने बोहरी कदल इलाके में एक सेल्समैन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मोहम्मद इब्राहिम नाम का ये सेल्समैन एक कश्मीरी पंडित की दुकान में काम करता था। इससे पहले रविवार को भी आतंकियों ने ऐसी ही एक वारदात को अंजाम दिया था। दहशतगर्दों ने श्रीनगर के बटमालू इलाके में एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम मिजोरम के बीच एक बार फिर सीमा विवाद बढ़ गया है। असम के कछार जिले में इस बार विवाद हुआ है। दावा किया जा रहा है कि मिजोरम ने असम की सीमा में अपना रोड बना लिया है। ये रोड असम की सीमा से 2 किलोमीटर अंदर की तरफ बनाया गया है। यही नहीं, मिजोरम फोर्स ने अपने बंकर और कैंप भी असम की सीमा के अंदर बनाए हैं, जिसके जवाब में असम फोर्सेज ने भी मौके पर अपने बंकर और कैंप तैयार कर दिए हैं। अब दोनों राज्यों की फोर्सेज के बीच आमना सामना होने के हालात बने हुए हैं, जिससे इलाके के लोगों को किसी भी अनहोनी का डर सता रहा है। हम लोग को आसाम का जमीन है ये। वो लोग अंदर आ चुके हैं, बहुत 2 किलोमीटर तक अंदर घुस चुके हैं। गांव का नाम है पेसनगर पगला चौड़ा। उधर आ चुके हैं वो लोग, जेसीबी से रास्ता काट के उधर नीचे आ गए। हम लोग का जमीन को जबरदस्ती वो लोग धकल कर रहे हैं वो। तो हम लोग का उधर लोकल जो है, ये लोकल लोग बहुत परेशानी में है। इससे पहले त्रिपुरा की ओर से जारी काम को रोक दिया गया था, क्योंकि इस पर असम अथॉरिटी ने ऐतराज जताया था और त्रिपुरा प्रशासन को इसके लिए नोटिस भी जारी किया था। असम और मिजोरम के बीच पिछले साल अक्टूबर में भी विवाद हुआ था। पिछले साल 2 बार सीमा विवाद की वजह से दोनों राज्यों के लोग आपस में भिड़ गए थे। साल 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी। कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 29 नवंबर को दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। 26 तारीख को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो रहे हैं। आंदोलन में आगे की रणनीति पर कल संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई। ये बैठक दिल्ली हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि किसान 29 नवंबर को, यानी जिस दिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उस दिन दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। इससे पहले किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी संख्या बढ़ाएंगे और फिर वहां से 500 की संख्या में उनका जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, उस दिन हमारा ये प्रोग्राम है कि 500 के जत्थे जो इन्होंने मतलब मोर्चे खोले गए हैं, जहाँ से इन्होंने बैरिकेड हटाए हैं, उस रास्ते से हम पार्लियामेंट की ओर मतलब जाएंगे। आंदोलनकारी किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली कूच का कार्यक्रम बनाया है, जिससे कि ये तीनों कृषि कानून वापस हो सके। कृषि कानूनों को रद्द कराने और एमएसपी की गारंटी के लिए 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि इस बीच सरकार और किसानों के बीच कई बार बातचीत का दौर भी चला, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। राजस्थान के जोधपुर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के एम्स रोड पर एक तेज रफ्तार ऑडी कार का कहर देखने को मिला। सड़क पर दौड़ रही इस बेकाबू कार ने पहले तो वहां से गुजर रहे लोगों को जोरदार टक्कर मारी, फिर उसने सड़क किनारे बड़ी झोपड़पट्टी में बैठे लोगों को रौंद दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कार तेजी से लोगों के ऊपर चढ़ती दिखाई दी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस भीषण हादसे में एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने घटना में मारे गए मृतक के परिजनों को 2 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख और जिनको हल्की चोटें आई हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज दिल्ली में एनएसए स्तर की बड़ी बैठक होने जा रही है। भारत की तरफ से आयोजित इस बैठक में रूस, ईरान और सभी 5 मध्य एशियाई देशों के 7 सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। 5 मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा रूस और ईरान भी अफगानिस्तान पर दिल्ली में आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल करेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा आतंकवाद, बढ़ता चरमपंथ और ड्रग तस्करी होंगे।
भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी न्योता दिया था। हालांकि दोनों देशों ने इससे किनारा कर लिया है। चीन ने शेड्यूलिंग मुद्दों का हवाला दिया और बताया कि वो बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्तरों पर अफगानिस्तान पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। और अब आपके राज्य की खबर। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल से कल एक बार फिर लंबी पूछताछ हुई। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सेल से करीब 11 घंटे तक सवाल जवाब किए। उससे ये पूछताछ सुबह शुरू हुई थी, जो कल देर रात तक चली। अब कल फिर यानी गुरुवार को भी एनसीबी की जांच टीम ने प्रभाकर को पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले सोमवार को भी प्रभाकर सेल से करीब 10 घंटे लंबी पूछताछ हुई थी। इस दौरान विजिलेंस की टीम ने उस पर तीखे सवालों की बौछार की थी। अब विजिलेंस टीम इस केस से जुड़े बाकी बचे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, जिनमें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी भी शामिल है। प्रभाकर सेल ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर वसूली समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ही वानखेड़े भी जांच के दायरे में हैं। एनसीबी विजिलेंस टीम का फोकस अब इस केस से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को हासिल करने पर है, जिससे कि डील की कड़ियों को जोड़ा जा सके। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर में जीका वायरस के केस 98 के पार पहुंच चुके हैं। जीका वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद कानपुर पहुंच रहे हैं। कानपुर पहुंचने के बाद वो अधिकारियों के साथ इस पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी की ये बैठक केडीए हॉल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ कानपुर प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने और इस वायरस की रोकथाम के लिए शहर में अभियान छेड़ दिया है। वहां जगह जगह लोगों को जागरूक करने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। यही नहीं, जीका प्रभावित इलाकों में प्रशासन की तरफ से दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों के सैंपल कलेक्ट कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ अपना शिकंजा कसना और तेज कर दिया है। दोनों के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है, जिसमें अब तक दोनों के 19 बैंक अकाउंट का पता चला है, जिनमें अतीक अहमद के 12 खाते हैं। ये बैंक खाते अतीक अहमद और उसके परिवार के नाम पर हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के 7 दूसरे खातों के बारे में जानकारी मिली है। ईडी इन खातों के जरिए ये जानकारी हासिल करने की कोशिश में है कि इनके पास कुल कितनी संपत्ति है। इसके बाद ईडी पीएमएलए कानून के तहत दोनों की संपत्ति जब्त कर सकती है। अतीक अहमद के प्रयागराज में मौजूद कंपनी एफए एसोसिएट, लखनऊ में मौजूद इंफ्रा स्टेट और इंफ्रा ग्रीन दोनों ही ईडी के जांच के रडार पर हैं। जांच में सामने आया है कि ये कंपनियां ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का काम करती थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के लिए अतीक अहमद के बेटे उमर को भी बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। इससे पहले एजेंसी ने अतीक अहमद से साबरमती जेल और मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में जाकर पूछताछ की थी। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के रेट पर सियासत तेज हो गई है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि राजस्थान सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को घटा सकती है। एक दिन पहले जोधपुर पहुंचे राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने इस बात के संकेत दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरोसा दिया था कि राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर प्रदेश वासियों को राहत दी जाएगी। हालांकि वैट कितना कम किया जाएगा, इसकी घोषणा अभी होनी बाकी है। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 और 10 रुपए की कमी आई। इसके बाद बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को कम कर दिया। वहीं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अब तक सिर्फ पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल को सस्ता किया है और अब राजस्थान सरकार भी इसे लेकर जल्द ऐलान कर सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में जानलेवा डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दिल्ली के अस्पतालों ने अपनी तैयारी पहले से और तेज कर दी है। दिल्ली के कई अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, जहां उनके लिए अलग से बेड के इंतजाम भी किए गए हैं। राजधानी में अब तक डेंगू के 2700 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 9 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में डेंगू की वजह से मौत की बातें करें तो मौत के आंकड़े 9 पहुंच गए हैं और पूरे दिल्ली में 2700 डेंगू के जो मरीज हैं वो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं। इस वक्त हम दिल्ली के LNJP अस्पताल में हैं और यहाँ पर डेंगू के 70 मरीज एडमिट हैं, जो कि सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस हैं डेंगू के। 2700 मामलों में 1171 डेंगू के केस तो पिछले एक हफ्ते में ही आए हैं। डॉक्टरों की माने तो अभी भी कई जगहों पर इंसेक्ट ब्रीडिंग हो रही है, इससे लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। 2018 के बाद अगर देखें तो ये रश अभी फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा बढ़ा है हमारा 2018 के बाद, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से तो कोविड ही चल रहा था। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए MCD भी एक्शन मोड में है। डेंगू को फैलने से रोकने के लिए कई इलाकों में फॉगिंग की जा रही है।
अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज दिल्ली में एनएसए स्तर की बड़ी बैठक होने जा रही है। भारत की तरफ से आयोजित इस बैठक में रूस, ईरान और सभी 5 मध्य एशियाई देशों के साथ 7 सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल करने वाले हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा जो है वो आतंकवाद, बढ़ता चरमपंथ, अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं और ड्रग तस्करी रहने वाला है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में अफगानिस्तान के हालात पर बात करने के लिए उसके पड़ोसी देशों और रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आज अहम बैठक करेंगे। इस बैठक का संचालन भारत के एनएसए अजीत डोवल करेंगे। भारत में हो रहे दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान में जिन 9 देशों को न्योता दिया गया, उनमें अफगानिस्तान के पड़ोसी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ रूस को भी न्योता दिया गया था। 9 में से 7 देशों के एनएसए तो इस बैठक में आ रहे हैं, लेकिन चीन ने शेड्यूलिंग की दिक्कत का हवाला देकर कन्नी काट ली है। तो अफगानिस्तान में माहौल बिगाड़ने वाले पाकिस्तान के एनएसए मोहिद यूसुफ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले अंदाज में पहले ही दिल्ली आने से इनकार कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भारत जो है वो तो क्या आपको पाकिस्तान ने फैसला किया कि आप? मैं नहीं जाऊंगा जी, मैं नहीं जाऊंगा। एक स्पॉइलर जो है वो पीस मेकर बनने की कोशिश नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के मुद्दे पर बैठक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की है, तो बातचीत का सबसे अहम मुद्दा सिक्योरिटी को लेकर ही होगा। अफगानिस्तान में जिस तरह लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर तालिबानी सरकार बनी, उसके बाद से ही भारत सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बैठक से एक दिन पहले एनएसए डोवल उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के अपने समकक्षों से मिले। उनकी चिंता भी भारत की तरह ही है। भारत की चिंता इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में बदलाव का फायदा उठा सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का असर साफ है। तालिबान की सरकार बनने में देरी होने पर पाकिस्तान ने उस समय अपने आईएसआई चीफ फैज हमीद को काबुल भी भेजा था। लेकिन अफगानिस्तान के आम लोगों में भारत की छवि बहुत अच्छी है। यही वो वजह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर भारत की किसी भी पहल में शामिल नहीं होना चाहता। भारत और 7 देशों के एनएसए जब मिलेंगे तो बातचीत होगी कि आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल न हो। अफगानिस्तान की सरकार में अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं और बच्चों का ख्याल रखा जाए। अफगानिस्तान के लोगों को आसानी से मानवीय मदद मुहैया कराई जा सके। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को अब तक किसी देश की सरकार ने वैधता नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान और चीन तालिबान को अपने पाले में लेकर उससे फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि दिल्ली में अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए होने वाली बातचीत का मौका उन्होंने छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। असम मिजोरम के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। इस बार असम का कछार जिला विवाद का केंद्र बन सकता है। जानकारी ये है कि मिजोरम ने असम की सीमा में एक रोड का निर्माण किया है। इसके साथ ही असम की सीमा में मिजोरम फोर्स ने अपने बंकर और कैंप बना लिए हैं। जवाब में असम फोर्सेस ने भी मौके पर अपने बंकर और कैंप तैयार कर लिए। अब दोनों राज्यों की फोर्सेस के बीच आमना सामना होने के हालात पैदा हो सकते हैं। अब स्थानीय गांव वाले भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और परेशान भी हैं। स्थानीय गांव वालों को किसी भी वक्त कोई अनहोनी होने का डर लगातार सता रहा है। कछार जिले में दोनों की फोर्सेस आमने सामने। असम की सीमा में मिजोरम ने दरअसल सड़क बनाई है। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान के साथ मीटिंग कर सकते हैं। बैठक में कैबिनेट फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों पर फैसले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के साथ मंथन होने के आसार लग रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व से सीएम गहलोत की मुलाकात होनी है। कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा इस मुलाकात के दरमियान होगी। कैबिनेट में फेरबदल एक मुद्दा है। राजनीतिक नियुक्तियों पर फैसला हो सकता है, उसे लेकर ये चर्चा होनी है आलाकमान के साथ। तो पंजाब के बाद राजस्थान में हम जिस तरह कांग्रेस के अंदर खाने रस्साकशी देख रहे हैं, हमने देखा अलग अलग गुट में राजस्थान कांग्रेस बटी हुई नजर आई। अब अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस आलाकमान से आज मुलाकात कर सकते हैं।
राफेल डील को लेकर खुलासे में घूस दिए जाने की बात सामने आने लगी है। खुलासे के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वहीं टाइम्स नाउ के पास वो दस्तावेज हैं जिससे पता चला है कि यूपीए सरकार के दौरान ही बिचौलिया पेरिस गया था और दस्सौ एविएशन से कह रहा था कि ऊपर वालों को पैसे देने हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जिस राफेल डील को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमला करते रहे, उसी राफेल डील को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान ही रिश्वत दिए जाने का खुलासा हुआ है। फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट ने खुलासा किया था कि साल 2007 से 2012 के बीच डील के लिए दसों ने बिचौलिए सुशील गुप्ता को करीब 65 करोड़ की रिश्वत दी। अब हम इस कड़ी में इससे जुड़ा एक और खुलासा करते हैं। 7 सितंबर 2012 को बिचौलिए सुशील गुप्ता की फ्लाइट से पेरिस जाने के टिकट के साथ टाइम्स नाउ को सुशील के डिजिटल आर्काइव से दस्तावेज मिला है, जिसमें वो कह रहा है कि ऊपर बैठे लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं। दलाली की रकम की बात करते हुए उसने लिखा कि अब 8.5 मिलियन यूरो कब, आगे का 350 मिलियन यूरो। इसके आखिर में वो लिखता है, अगर हमने पैसे नहीं दिए तो जेल भेज दिए जाएंगे और RIL डील से बाहर हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, डील खत्म हो जाएगी, रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है। यानी सुशील गुप्ता ऊपर बैठे लोगों को पैसा देने के लिए दसों से कमीशन मांग रहा था और उसे डर था कि पैसा वहां तक नहीं पहुंचा तो नौबत जेल जाने तक आ सकती है। टाइम्स नाउ से भी फ्रेंच जर्नलिस्ट ने कहा कि फ्रांस में भी इस बात की जांच चल रही है कि किसी भारतीय नेता को पैसे दिए गए या नहीं। In this note, he writes, people in office, sitting in office, are asking for money. But of course, we don't know who these people are. So that's the first point, is that now it's up to the justice system. You know that there's a probe ongoing in France to determine whether these kickbacks have been paid to Indian politicians or not. राफेल डील से जुड़े इन खुलासों को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार जांच कराने से पीछे हट रही है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। INC का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये INC मतलब आई नीड कमीशन, और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है। जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके एंटी करप्शन, नो करप्शन क्लॉज क्यों हटवाया? यह किसी भी रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी खंड जो होता है, नो करप्शन क्लॉज जो होता है, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उसका ये एक स्तंभ है, बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है, और वो आपने खुद हस्तक्षेप करके हटवाया। आपको देश के हितों से क्या दुश्मनी है? बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि वो ऊपर बैठे लोग कौन हैं जो बिचौलिए सुशील से डील कराने के लिए पैसे मांग रहे थे। क्या वो अधिकारी हैं या फिर कोई बड़े नेता? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर रहेंगे। करीब 3 घंटे कानपुर में रहने वाले हैं। वहां पर मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को हरी झंडी योगी आदित्यनाथ द्वारा दिखाई जाएगी। सीएम योगी जीका वायरस से जो लोग प्रभावित हैं या जो क्षेत्र प्रभावित हैं, उन जगहों का दौरा करने वाले हैं। हो सकता है लोगों से भी मुलाकात करें। सुबह 9:50 पर सीएम मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 10:30 बजे वो जिले में बढ़ रहे जीका वायरस के प्रकोप पर अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जीका प्रभावित क्षेत्रों में जाकर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद कल ही सीएम योगी का वृंदावन में भी कार्यक्रम है। वो वृंदावन में ब्रज रज उत्सव, हुनर हाट और कुंभ और कौशल कुबेर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद हेमा मालिनी और श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। तो सीएम का आज का और कल का क्या कार्यक्रम है, ये हमने आपको बताया। चुनावी समर है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में एक के बाद एक दौरा मुख्यमंत्री का हो रहा है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ अपना शिकंजा कसना तेज शुरू कर दिया है। दोनों के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। ईडी की जांच में अब तक दोनों के 19 बैंक अकाउंट का पता चला है। इनमें अतीक अहमद के 12 खाते हैं। ये खाते अतीक अहमद और उसके परिवार के नाम पर हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के 7 दूसरे खातों के बारे में जानकारी हाथ लगी है। ईडी इन खातों के जरिए ये जानकारी हासिल करने की कोशिश में है कि इनके पास कुल कितनी संपत्ति है। इसके बाद ईडी पीएमएलए कानून के तहत दोनों की संपत्ति जब्त करेगी। अतीक अहमद की प्रयागराज में मौजूदा जो कंपनी है एफए एसोसिएट्स और लखनऊ में मौजूदा इंफ्रास्टेट और इंफ्रा ग्रीन दोनों ही जांच के रडार पर हैं। जांच में सामने आया कि ये कंपनियां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का काम करती थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के लिए अतीक अहमद के बेटे उमर को भी बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। वहीं एजेंसी ने अतीक अहमद से साबरमती जेल और मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में जाकर पूछताछ की थी। बिहार में जहरीली शराब की वजह से अब तक मौत की गिनती 40 हो गई है और कल मुजफ्फरपुर में 4 और लोगों की शराब की वजह से मौत हो गई। लेकिन बिहार की सुशासन सरकार भरपूर नींद में है। इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत ने फैसला किया है कि हम बिहार के ही वैशाली में शराब की खुलेआम बिक्री दिखाएंगे। ये देखकर शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये समझ सकें कि सिर्फ प्रतिबंध लगाना काफी नहीं है, सख्ती से उसे लागू करना भी बहुत जरूरी है। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि नाबालिग बच्चे शराब के अवैध कारोबार में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस समय तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये एसआईटी इन्वेस्टिगेशन है टाइम्स नाउ नवभारत की। टीवी स्क्रीन पर शरीर पर तौलिया लपेटे हुए एक शख्स को आप देख रहे हैं, सिर पर हेलमेट पहने हुए एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं। ये ड्राई स्टेट बिहार में शराब का कारोबार कर रहा है और नीली शर्ट में टाइम्स नाउ नवभारत का रिपोर्टर है जो इस हेलमेट पहने व्यक्ति से शराब खरीदने पहुंचा है। आइए क्या है इवनिंग में सर 8 PM है। अच्छा सही है ना भाई, आजकल बड़ा प्रॉब्लम सुन रहे हैं उधर से। माल एक नंबर बाहर वाला मैंने अगला बार पीने लायक गिरना रहने देगा ना। एकदम एक बार लेके जाइएगा ना। हाँ फिर दोबारा याद। हेलो कितना का है? 1200 का है। हेलो 1200 कहाँ वाला है? झारखंड का है। हेलो हिमाचल लिखा है। हाँ झारखंड होते हुए आता है। हिमाचल लिखे हुए हैं। अच्छा हिमाचल झारखंड से हो क्या रहा है? दाम पर में लिखा है पूरा है। इसके अलावा भी है। हाँ 8 PM है लिखा है तो फ्रूटी है। ये उत्तर प्रदेश का है। हाँ लीजिए जल्दी लीजिए। हाँ तो ठीक है लीजिए ना 500 में और दीजिए। तो छोटा नहीं है, बड़ा वाला है। हाँ बड़ा वाला है। लेना और दूसरा है यही वाला। हाँ ठीक है बाकी का क्या करें? बाकी हम आपको अभी कैश दे देते हैं। ठीक We are standing in the hinterland of this Vaishali district, and as we can clearly see that we were able to procure these 2 bottles for cash, and that it is, I mean of course it is prohibited in the state by the state government, but then IMFL, Indian made foreign liquor, is still available easily, and we have already purchased similar things in Fatuha of Patna district, and now this one is Vaishali. और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकने बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं जल्द, आप रहिए हमारे साथ।